प्रश्न नंबर है आपका 3806। विदेशी यात्रियों में से कौन वर्णन करता है कि तांबे के बड़े बर्तनों में गंगा जल मुगल बादशाहों के पीने के लिए ले जाया जाता? एडवर्ड टेरी, थॉमस कोरिएट, रैल्फ फिच, सर टॉमस रो। यानी कि किसने कहा है कि बड़े तांबे के जो बड़े बर्तनों में गंगा जल किसके लिए? मुगल बादशाहों के पीने के लिए ले जाया जाता था। ये किसने कहा था? ये कहा था अंग्रेज यात्री एडवर्ड टेरी ने। तो विदेशी यात्रियों में कौन था? एडवर्ड टेरी था। इसने क्या कहा था कि तांबे के बड़े बर्तनों में गंगा जल किसके लिए ले जाया था? मुगल बादशाहों के पीने के लिए। अगला प्रश्न है 3807। निम्नलिखित अधिकारियों में से कौन एक मुगलों के अधीन बंदरगाह का अधीक्षक था? यानी कि बंदरगाह के अधीक्षक किसको कहा गया है? मीर ए बहर को, मुतसद्दी, तहवीलदार या ऑप्शन नंबर डी मुशरिफ। तो निम्नलिखित अधिकारियों में से कौन एक को मुगल के अधीन बंदरगाह का अधीक्षक कहा गया था? तो किसको कहा जाता था? मुतसद्दी। ठीक है, तो बंदरगाह के अधीक्षक को क्या कहा जाता था? मुतसद्दी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक बजे की सही परिभाषा है? भू राजस्व अनुदानों द्वारा दिए वेतन, प्रांतीय गवर्नरों की घुड़सवार टुकड़ी, करद सरदारों की सैन्य टुकड़ियाँ, उपरोक्त में कोई नहीं। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन एक बजे की सही परिभाषा है? यानी कि जो बजे शब्द है इसका क्या सही अर्थ है? तो उसका अर्थ है आपका ऑप्शन नंबर ए, भू राजस्व अनुदानों द्वारा दिए वेतन। उसको क्या बोला जाता था मुगल काल में? बजे। तो निम्नलिखित में से कौन एक बजे का सही परिभाषा है? तो वो है भू राजस्व अनुदानों द्वारा दिए वेतन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को बेरेंगाजा की कैथरीन से विवाह में बम्बई दहेज में दिया था? पुर्तगालियों ने, डच ने, स्पेनी ने या फ्रांसीसियों ने? तो प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किसने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को बेरेंगाजा की कैथरीन से विवाह में बम्बई दहेज में दिया था? तो किसने दिया था? पुर्तगालियों ने। ठीक है, तो पहले बम्बई जो थी वो किसके अधीन थी? पुर्तगालियों ने। इन्होंने अपनी राजकुमारी का विवाह किया था किसके? अंग्रेज राजकुमार से। ठीक है, तो फिर इन्होंने क्या दिया था? दहेज में बम्बई दे दिया था। तो वह कौन थी? वह थी बेरेंगाजा द्वितीय। अगला प्रश्न, मुगल कालीन भारत में अधोलिखित वस्तुओं में से किसका निर्यात सर्वाधिक किया जाता था? सूती और रेशमी वस्त्र, अफीम और नील, सोना चांदी एवं घोड़ा, चीनी एवं सोरा। प्रश्न क्या है? मुगल कालीन भारत में अधोलिखित वस्तुओं में से किसका निर्यात सर्वाधिक किया जाता था? तो किसका निर्यात सर्वाधिक किया जाता था? वह किया था सूती और रेशमी वस्त्रों को। ठीक है, तो वस्त्र आपको बन रहे हैं कारखाने में जी। तो सबसे ज़्यादा मुगल कालीन भारत में निर्यात वस्तुएं की जाती है, कौन सी की जाती है? सूती और रेशमी वस्त्र। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से ईस्ट इंडिया कंपनी का आरंभिक नारा क्या था? केवल भूभाग, व्यापार और भूभाग, भूभाग नहीं व्यापार, उपयुक्त में कोई नहीं। तो प्रश्न आपका क्या है कि निम्नलिखित में से ईस्ट इंडिया कंपनी का आरंभिक, यानी जब शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी, इसका नारा क्या था? तब इसका नारा था भूभाग नहीं, यानी हमें भूभाग से कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ व्यापार से मतलब है। ठीक है, तो तब इनका शुरुआत थी। बाद में ये भूभाग व्यापार तो छोड़ देते हैं, फिर किस पे ये दावा बोल देते हैं? भूभाग पर, यानी कि पूरे भारत को ही हथियार लेते हैं। तो निम्नलिखित में से ईस्ट इंडिया कंपनी का आरंभिक नारा क्या था? भूभाग नहीं व्यापार। अगला प्रश्न, अन्य ग्रामों से भूमि जोतने हेतु आने वाले कृषक कहलाते थे? पाई या पाही, खुदकास्त, गिरस्त या घरू वाला? प्रश्न क्या है? अन्य ग्रामों से भूमि जोतने हेतु आने वाले कृषक कहलाते थे, वह क्या कहलाते थे? वह कहलाते थे ऑप्शन नंबर ए, पाई या पाही। अगला प्रश्न, जाट समुदाय का प्लेटो किसे कहा गया है? राजाराम को, सूरजमल को, गोकुल को या चूड़ामन को? प्रश्न क्या है? जाट समुदाय का प्लेटो किसे कहा गया है? तो वह किसको कहा गया है? सूरजमल को। तो जब आप सूरजमल का चित्र देख रहे हैं, ठीक है, इनको जाट समुदाय में क्या बोला गया है? प्लेटो बोला गया है।
अगला प्रश्न 3814, खिदमती क्या है? वस्तुओं की खरीद और बिक्री पर देकर, युद्ध में प्राप्त भूमि लूट का 5वां भाग, पराजित भारतीय सरदारों द्वारा देकर, या हिंदुओं से लिया जाने वाला एक गिरह कर। तो खिदमती क्या था? तो खिदमती था आपका ऑप्शन नंबर सी, पराजित भारतीय सरदारों द्वारा देकर। इसको क्या बोला जाता था? खिदमती। अगला प्रश्न, सिखों को एक सैन्य लड़ाकू जाति के रूप में परिणत करना प्रारंभ किया था? गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु गोविंद ने, गुरु तेग बहादुर ने, गुरु अर्जुन देव ने। प्रश्न क्या है? सिखों को एक सैन्य लड़ाकू जाति के रूप में परिणत करना प्रारंभ किया था, वह किसने किया था? वह किया था गुरु गोविंद सिंह ने। ऑप्शन नंबर ए। तो गोविंद सिंह का जो चित्र देख रहे हैं, इन्होंने क्या किया था? सिखों को एक सैन्य लड़ाकू जाति के रूप में परिणत, यानी कि उनको एक लड़ाकू जाति बनाई थी। किसने? गुरु गोविंद सिंह ने। अगला प्रश्न है 3816, मुगल साम्राज्य में काजी उल कुजात संबंधित था? वित्त विभाग से, सार्वजनिक निर्माण से, न्याय से, पुलिस से। तो मुगल साम्राज्य में काजी उल कुजात संबंधित था, वह किससे था? वह था आपका न्याय विभाग से। ऑप्शन नंबर सी। तो मुगल साम्राज्य में काजी का क्या, काजी उल कुजात का क्या सब कार्य था? न्याय से। अगला प्रश्न है 3817, ऐसे समय जब कोई व्यक्ति भूमि प्राप्त करता है तो उसमें से अधिकाधिक निचोड़ता है और गरीब मजदूर उसे छोड़कर अन्यत्र पलायन कर जाते थे। उपयुक्त कथन किसका है? हॉकिंस का, बर्नियर का, सेंट जोवियर का, मनीरिक का। प्रश्न क्या है? ऐसे समय जब कोई व्यक्ति भूमि प्राप्त करता है तो उसमें से अधिकाधिक निचोड़ता है, ठीक है, और गरीब मजदूर उसे छोड़कर अन्यत्र पलायन कर जाते, यानी किसी जो जागीरदार थे उनको क्या प्राप्त हो जाती थी? भूमि, ठीक है। फिर वो क्या करते थे? उससे वो बांट देते थे ग्रामों में, उनसे ज़्यादा वो कर टैक्स वसूल करते थे। जो गरीब मजदूर वर्ग था वो क्या करता था? वो उस पर अपना शहर, अपना गाँव वगैरह छोड़ के चला जाता था, क्योंकि वो कहाँ से टैक्स भरे, ठीक है जी। तो वह किसने कहा था? ये कहा था बर्नियर ने, ठीक है। तो बर्नियर का आप चित्र देख रहे हैं, बर्नियर ऐसा दिखता था। अगला प्रश्न है 3818, भारत में किस प्रदेश में डच लोगों ने अपने आरंभिक मालखाने स्थापित किए? बम्बई एवं सिंध में, गुजरात एवं सिंध में, मद्रास एवं अवध में, गुजरात एवं बिहार में। प्रश्न क्या है? भारत में किस प्रदेश में डच लोगों ने अपने आरंभिक मालखाने स्थापित किए थे? वह कहाँ पे किए थे? वह किए थे गुजरात एवं बिहार में, ठीक है। तो ये मालखाने इन्होंने स्थापित किए हैं, कहाँ पे किए थे? गुजरात एवं बिहार में। किसने? डच लोगों ने। अगला प्रश्न, पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? लाहौर, अमृतसर, रावलपिंडी या पेशावर। तो पंजाब के एक राजा हुए हैं, कौन से? रणजीत सिंह। तो ये रणजीत सिंह है, इनकी राजधानी कहाँ पे थी? तो इनकी राजधानी थी आपकी ऑप्शन नंबर ए, लाहौर में। तो राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? लाहौर में। अगला प्रश्न, किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? गुरु अंगद की, गुरु अमरदास की, गुरु अर्जुन देव की, गुरु गोविंद सिंह की। प्रश्न क्या है? किसकी समाधि के कारण जो नांदेड़ गुरुद्वारा है वो सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? वहाँ पे यानी कि जो नांदेड़ गुरुद्वारा है वहाँ पे किसकी समाधि है? तो वो है आपकी गुरु गोविंद सिंह की, ठीक है। तो जो गुरु गोविंद सिंह है, इनकी समाधि कहाँ पे है? नांदेड़ के गुरुद्वारे में। अगला प्रश्न, मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः थे अफगान, फारसी, ईरानी, चगताई तुर्क, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वह कौन थे? वह थे आपके चगताई तुर्क। ऑप्शन नंबर सी। तो जो मुगल बाबर था वो कौन था? चगताई तुर्क। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? जहांगीर सर टॉमस रो, अकबर जेरोम जोवियर, शाहजहां पीटर मुंडी, औरंगजेब एडवर्ड टेरी। तो इसमें से कौन सा यात्री है जो सही सुमेलित नहीं है? तो जहांगीर के समय सर टॉमस रो आए थे, अकबर के समय जेरोम जोवियर आया था, शाहजहां के समय पीटर मुंडी, औरंगजेब के समय एडवर्ड टेरी। तो ये आपका सही
नहीं है। कौन सा? डी वाला। तीनों सही है। जहांगीर के समय सर थॉमस रो, अकबर के समय जेरोम जोबियर और शाहजहां के समय पीटर मुंडी। अगला प्रश्न, मुगल बादशाहों ने न्याय प्रदान करने के लिए एक अलग दिन निर्धारित कर रखा था। इस संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? जहांगीर मंगलवार, अकबर बृहस्पतिवार, शाहजहां बुधवार, औरंगजेब शुक्रवार। प्रश्न क्या है? मुगल बादशाह ने न्याय प्रदान करने के लिए एक अलग दिन निर्धारित कर रखा था, यानी कि जो मुगल बादशाह थे उन्होंने 7 दिनों में से एक दिन चुन रखा था, इसमें से वो सिर्फ न्याय कार्य कर रहेंगे। तो इस संदर्भ में निम्नलिखित जो युग्म जोड़े दिए गए हैं, किस राजा ने कौन सा दिन चुना था, ये आपको बताना है। इसमें से आपका एक सुमेलित नहीं है, तो वह सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब का शुक्रवार। तो जहांगीर का मंगलवार दिन था, इस दिन यह न्याय प्रदान करता था। अकबर का बृहस्पतिवार और शाहजहां का बुधवार। अगला प्रश्न, मुगल साम्राज्य में नील उत्पादन का सबसे प्रसिद्ध क्षेत्र कौन था? मालवा, लाहौर, गुजरात, बयाना। यानी जो मुगल साम्राज्य में नील उत्पादन का सबसे प्रसिद्ध क्षेत्र था वह कौन सा था? आपका बयाना। तो जो नील की जो खेती है, नील के जो पेड़ हैं, ये आप देख रहे हैं, ठीक है, काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं। तो मुगल साम्राज्य में नील उत्पादन का सबसे प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा था? बयाना। अगला प्रश्न, जब्ती प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक उत्पादन का कितना हिस्सा राज्य की मांग के रूप में निर्धारित था? 1/3, आधा, 1/4 या 1/5? प्रश्न क्या है आपका? 28 से 25। जब्ती प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक उत्पादन का कितना हिस्सा राज्य की मांग के रूप में निर्धारित था? तो वह कितना था? तो वह था ऑप्शन नंबर ए, 1/3। तो जब्ती प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक उत्पादन का कितना हिस्सा राज्य की मांग के रूप में निर्धारित था? वह था आपका 1/3। अगला प्रश्न, मुगल काल के किस जौहरी विदेशी यात्री ने तख्त-ए-ताउस यानी कि मयूर सिंहासन का विस्तृत ब्यौरा दिया था? जेरोनिमा बेरोनियो ने, ट्रेवनियन ने, ओमरा दान समंद खान ने या बोर्दा का ऑस्टन ने? प्रश्न क्या है? मुगल काल के किस जौहरी विदेशी यात्री ने तख्त-ए-ताउस, जिसको क्या बोला जाता था? मयूर सिंहासन का विस्तृत ब्यौरा दिया था? तो ब्यौरा देने वाले वो कौन था? वह था ऑप्शन नंबर डी, बोर्दा का ऑस्टन। इसने किसके बारे में बताया है? मयूर सिंहासन के बारे में। तो मुगल काल के किस जौहरी विदेशी यात्री ने तख्त-ए-ताउस मयूर सिंहासन का विस्तृत ब्यौरा दिया था? वह दिया था बोर्दा का ऑस्टन। अगला प्रश्न, गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1708 ईस्वी में किस जगह हुई? कीरतपुर, अमृतसर, नांदेड़, आनंदपुर। तो प्रश्न आपका क्या है? गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1708 ईस्वी में किस जगह हो जाती है? वह होती है आपकी नांदेड़ में। ऑप्शन नंबर सी। तो गुरु गोविंद सिंह की हत्या कहाँ हुई थी? नांदेड़ में। अगला प्रश्न, भारत में निम्नलिखित नगरों में से किसे गुलाबी नगरी कहते हैं? जयपुर, मैसूर, चंडीगढ़, श्रीनगर। तो जयपुर को क्या बोला जाता है? गुलाबी नगरी। ये सभी लोग आप जानते होंगे, ठीक है। तो जयपुर शहर है, दिख ही रहा है आपको, गुलाबी शहर, ठीक है। तो भारत में निम्नलिखित नगरों में से किस गुलाबी नगरी कहा जाता था? जयपुर को। अगला प्रश्न, मुगल काल में दीवान कौन था? मुख्य पुलिस अधिकारी था, मुख्य न्यायाधीश था, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री। प्रश्न क्या है? मुगल काल में दीवान कौन था? तो मुगल काल में दीवान कौन था? वह था ऑप्शन नंबर डी, वित्त मंत्री। तो वित्त मंत्री को मुगल काल में क्या बोला जाता था? दीवान बोला जाता था। अगला प्रश्न, मुगल कालीन भारत में बंगाल में अच्छे ऊनी कपड़े बनते थे, वस्त्र उद्योग एक प्रमुख उद्योग था, चीनी उद्योग नहीं था, अमेरिकी देशों से कोई व्यापार नहीं था। तो मुगल कालीन भारत में वह कौन सा काम नहीं होता था? वह नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी, वस्त्र उद्योग का एक प्रमुख उद्योग था। सॉरी, तो मुगल कालीन भारत में क्या था? वस्त्र उद्योग का एक प्रमुख उद्योग था। ये बात सही है। और यहाँ से निर्यात वस्तुएं कहाँ थी? वो जाती थी आपकी ब्रिटेन वगैरह में। तो आपका बी सही है।
प्रश्न नंबर, मुगल काल में भारत में क्या था? बंगाल में अच्छे ऊनी कपड़े बनते थे, वस्त्र उद्योग एक प्रमुख उद्योग था, चीनी उद्योग नहीं था, अमेरिकी देशों से कोई व्यापार नहीं था। यानी कि मुगल कालीन भारत में एक जो कथन में से एक सही है वह आपको बताना हुआ क्या है? वस्त्र उद्योग एक प्रमुख उद्योग था। कब? मुगल कालीन समय में, जब इसका काफ़ी निर्यात होता है मुगल कालीन समय में, किसके? वस्त्रों का। तो मुगल कालीन भारत में क्या था? वस्त्र उद्योग का एक प्रमुख उद्योग था।